अशोक लेलैंड ये नाम तो भारत की सड़कों पर गूंजता है, पर क्या आप जानते हैं कि इस 75 साल पुरानी कंपनी के पीछे एक जबरदस्त संघर्ष और वापसी की कहानी छुपी है। एक ऐसी कहानी जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। यकीनन, ये लोगों तो आपने रोजाना देखा होगा। देश भर में दौड़ने वाले अनगिनत ट्रकों और बसों पर ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा सा बन गया है। अब ये आंकड़ा देखिए, ये वाकई में चौंकाने वाला है। भारत में चलने वाली हर 3 बसों में से एक, जी हाँ, एक बस अशोक लेलैंड की होती है। सोचिए, चाहे वो शहर की सरकारी बस हो या सरहद पर सेना का ट्रक या फिर खदानों में काम करने वाला विशाल डंपर, इनकी मौजूदगी हर जगह है। लेकिन सवाल ये है कि इस कंपनी के बनने, फिर लड़खड़ाने और फिर से एक महारथी की तरह उठ खड़े होने की असली कहानी है क्या? आज हम भारत के ऑटो सेक्टर के इसी अंडररेटेड वॉरियर के पूरे सफर को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इसके फाउंडर रघुनंदन सरन से, एक ऐसा शख्स जिसने पार्टीशन में अपना सब कुछ खो दिया था। लेकिन उनके पास एक सपना था, एक नए आज़ाद भारत के लिए गाड़ियां बनाने का सपना। शुरुआत में अशोक मोटर्स की बिजनेस प्लानिंग थोड़ी अलग थी। उनका आइडिया था कि महंगी ब्रिटिश ऑस्टिन पैसेंजर कारों को यहाँ असेंबल करके बेचा जाए, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। कारें बहुत महंगी थीं, सड़कें खराब थीं और खरीदार न के बराबर। नतीजा, कंपनी को भारी घाटा होने लगा। और यहीं पर, इसी मुश्किल घड़ी में रघुनंदन सरन को एक बहुत बड़ी बात समझ आई। उन्हें एहसास हुआ कि नए भारत को लग्जरी कारों की नहीं, बल्कि देश को बनाने के लिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ट्रकों और बसों की जरूरत है। और ये कंपनी के लिए एक गेम चेंजिंग मोमेंट था। तो अब कंपनी एक नए रास्ते पर चलने को तैयार थी। सरन ने उस समय के एक वर्ल्ड क्लास ट्रक मैन्युफैक्चरर ब्रिटिश लेलैंड के साथ बातचीत शुरू की। मकसद साफ था, उनकी बेहतरीन टेक्नोलॉजी को भारत लाना। सब कुछ सही जा रहा था। ब्रिटिश लेलैंड के साथ एक बड़ी डील लगभग फाइनल हो चुकी थी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट, सब कुछ तय था। ऐसा लग रहा था कि वो सपना जो सरन ने देखा था अब बस हकीकत बनने ही वाला है। लेकिन फिर किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक प्लेन क्रैश में फाउंडर रघुनंदन सरन की अचानक मौत हो गई। अब वो घाटे में चल रही कंपनी अपने विजनरी लीडर के बिना बिल्कुल अकेली खड़ी थी। ऐसे मुश्किल वक्त में ब्रिटिश लेलैंड ने एक कदम आगे बढ़ाया और कंपनी को संभाला। उन्होंने ना सिर्फ जरूरी पैसा लगाया, बल्कि वो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी भी दी जिसने कंपनी का पूरा भविष्य ही बदल दिया। और फिर 1955 में अशोक मोटर्स को एक नया नाम मिला, एक नई पहचान मिली, अशोक लेलैंड। इसके बाद शुरू हुआ 1960 और 70 का दशक, जो कंपनी के लिए एक सुनहरा दौर था। अशोक लेलैंड की बसें और ट्रक भारत के पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर माइनिंग और डिफेंस सेक्टर तक हर जगह की रीढ़ की हड्डी बन गए। अशोक लेलैंड की ये तरक्की ब्रिटिश लेलैंड के टेक्नोलॉजी सपोर्ट पर काफी हद तक टिकी हुई थी। लेकिन 70 के दशक के आते आते ब्रिटिश लेलैंड खुद ब्रिटेन में एक बड़े आर्थिक संकट से घिर गई। इसका असर ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को नेशनलाइज कर दिया और उन्हें अशोक लेलैंड में अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ी। और एक बार फिर ये कंपनी तकनीकी तौर पर अकेली रह गई। अब बिना किसी टेक्नोलॉजी पार्टनर के 80 और 90 के दशक में मुश्किलें लगातार बढ़ने लगीं। इनोवेशन की रफ्तार बहुत धीमी हो गई, प्रोडक्ट्स पुराने लगने लगे। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स जैसे कॉम्पिटिटर्स ज्यादा मॉडर्न इंजन ऑफर कर रहे थे। और फिर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद तो विदेशी कंपनियों से मुकाबला और भी सख्त हो गया। धीरे धीरे कंपनी का मार्केट शेयर गिरने लगा। और ठीक इसी मोड़ पर कहानी में एंट्री होती है हिंदुजा ग्रुप की। ये कोई रातों रात हुआ टेकओवर नहीं था, बल्कि ये एक ऐसे इन्वेस्टर का सोचा समझा कदम था जिसने इस लड़खड़ाती हुई कंपनी में छिपी हुई असली ताकत को पहचान लिया था। देखिए, ये सिर्फ मालिक बदलने की बात नहीं थी, ये पूरी सोच बदलने की बात थी। नए मैनेजमेंट ने शॉर्ट टर्म फायदों को देखने के बजाय कंपनी की लॉन्ग टर्म हेल्थ पर फोकस किया। उनका एक ही मंत्र था, सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स और कुछ नहीं। इस नई सोच के साथ हिंदुजा ग्रुप ने एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड प्लान बनाया। पहला काम, कमर्शियल वाहनों के अलावा जो भी बिजनेस थे उन्हें बेच दिया। दूसरा, पुरानी टेक्नोलॉजी को हटाकर नए इंजन और मॉडर्न केबिन्स में इन्वेस्ट किया। तीसरा, डिफेंस सेक्टर को और मजबूत किया और एक्सपोर्ट्स पर भी जोर दिया। और आखिर में फैक्ट्री में ऑटोमेशन बढ़ाकर क्वालिटी को और सख्त किया।
और इन सब कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि 2007 तक हिंदुजा ग्रुप ने कंपनी में 51% की मेजॉरिटी हिस्सेदारी हासिल कर ली। ये वो पल था जब कंपनी का टर्न अराउंड पक्का हो गया। अब कंपनी के पास हिंदुजा ग्रुप के फुल कंट्रोल में एक साफ, स्थिर और लंबी सोच थी। तो चलिए अब यहाँ से कहानी को आज के दौर में लाते हैं। कंपनी खड़ी हो चुकी थी, लेकिन अब सामने एक नई और बहुत बड़ी चुनौती थी। पूरी दुनिया की ऑटो इंडस्ट्री डीजल से हटकर दूसरे नए फ्यूल्स की तरफ बढ़ रही थी। इस नई चुनौती से निपटने के लिए अशोक लेलैंड ने एक बहुत स्मार्ट रास्ता अपनाया। सिर्फ अपनी R&D पर निर्भर रहने के बजाय उन्होंने पार्टनरशिप्स और अधिग्रहण का रास्ता चुना। मॉडर्न लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के लिए निसान के साथ हाथ मिलाया, एडवांस्ड इंजन टेक्नोलॉजी के लिए जॉन डियर के साथ पार्टनरशिप की और यूरोपियन EV बस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने के लिए UK की कंपनी ऑप्टेयर को खरीद लिया। इतना ही नहीं, भारत में बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी के लिए सन मोबिलिटी के साथ भी गठबंधन किया। और इसी ऑप्टेयर के अधिग्रहण से जन्म हुआ स्विच मोबिलिटी का। ये सिर्फ एक छोटा मोटा डिवीजन नहीं है, बल्कि ये कंपनी की ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल एम्बिशंस की रीढ़ की हड्डी है, एक पूरी डेडिकेटेड कंपनी। आज की तारीख में कंपनी सिर्फ किसी एक टेक्नोलॉजी पर अपना भविष्य दांव पर नहीं लगा रही है। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। वो डीजल, इलेक्ट्रिक, CNG या LNG और यहाँ तक कि हाइड्रोजन, मतलब हर तरह के फ्यूल पर काम कर रहे हैं, ताकि भविष्य जैसा भी हो वो उसके लिए पूरी तरह तैयार रहें। और आज इन्हीं सारी कोशिशों का नतीजा हमारे सामने है। अशोक लेलैंड आज भारत की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी है और इनकी गाड़ियां दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों में दौड़ रही हैं। तो एक ऐसी कंपनी जो दिवालिया होने की कगार पर थी, वहां से लेकर एक मल्टी फ्यूल भविष्य बनाने तक का ये सफर, ये दिखाता है कि एक पुराने महारथी को अगले 75 सालों के लिए खुद को फिर से तैयार करने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। अशोक लेलैंड की कहानी इसी जज्बे की, इसी लगन की एक मिसाल है।